वेलकम बैक जी। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे और प्रोग्राम के इस हिस्से में बात होगी आपके सेहत के हवाले से मामला। तो अब सेहत जिस पे आप बात करते हैं या हम जो प्रोग्राम्स करते हैं उसमें मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से बात करते हैं। और जनाब होता यह है कि जिस्म के किसी भी हिस्से को अगर कोई बीमारी हो, कोई मरज़ अगर इंसान को लाक है तो वो डॉक्टर से रुजू करता है। ठीक है जी। और होता यह है कि जब इंसान के जहन के साथ कोई मामला या मसला होता है, इंसान के पूरे जितने भी अज़ा हैं उसमें सबसे अहम जो अज़ा है उसमें दिमाग का भी शुमार होता है। और अगर इसके साथ कोई मसला होता है तो बड़ी अजीब सी बात यह है कि इसको ठीक करने के लिए डॉक्टर से रुजू नहीं किया जाता। आप कोशिश ये कर रहे हैं कि ये बात समझाई जाए, लोगों को बावर कराई जाए कि अगर आपके जहन के साथ कोई मसला हो या सोचने समझने में अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आपको अपने रोज़मर्रा के उमूर अंजाम देने में कोई दिक्कत पेश आ रही है तो उसके लिए आपको इलाज की ज़रूरत है। और उसका क़तई मतलब ये नहीं होता कि आप किसी किस्म का पागलपन का शिकार है। मैं बड़ा खुलकर ही लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ कि अमूमन यही लफ्ज़ हमारे यहाँ इस्तेमाल होता है कि अगर आप किसी नफ्सियात के डॉक्टर से रुजू करें तो शायद आप पागलपन का शिकार हैं। तो पहले इस चीज़ की हमें इस्लाह की ज़रूरत है, इसको ठीक कर लिया जाए। अब आते हैं जनाब टॉपिक की तरफ आज हम इंसान की नफ्सियात के हवाले से बात करेंगे। और ये आज का जो हमारा जुमे के रोज़ सेगमेंट होता है, ख़ास तौर पे दूसरा सेगमेंट ये बड़ा अहम होता है। मुख्तलिफ़ नफ्सियात के हवाले से जो लोगों को मसाइल हैं या बीमारियां हैं, इसमें कोई एक बीमारी नहीं है बहुत सारी बीमारियां हैं। इनका इलाज कैसे होता है और कैसे फिर लोग अपनी ज़िंदगी में वापस आते हैं और ये कितना ज़रूरी है ये भी समझ लीजिए। तो पिछले प्रोग्राम में भी बड़ी तफसील से हमारी गुफ्तगू हुई है, आज भी हम इस हवाले से बात करेंगे। बहुत सारे सवालात आपके पास मेरे पास जो आपकी जानिब से भेजे गए हैं सोशल मीडिया के ज़रिए वो मेरे पास मौजूद हैं, उसके ऊपर मैं गुफ्तगू करूँगा। मौजूद मेहमान डॉक्टर शफीक यासीन जो कि एक माहिर नफ्सियात हैं और बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू कर रहे हैं। बहुत सारे पैगाम और डॉक्टर साहब के लिए आ रहे हैं। आज मैं उनसे फ़र्दन सवाल करूँगा। तो हमारे साथ स्टूडियोज़ में आज के रोज़ मौजूद होते हैं। आज एक दफ़ा फिर यहाँ पे तशरीफ़ रखते हैं। मौजूद मेहमान को खुशामदीद कहता हूँ। थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर साहब बीइंग विद अस वंस अगेन। डॉक्टर साहब बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं और वो जो हमने प्रोग्राम किया वर्ल्ड मेंटल हेल्थ के हवाले से उसमें लोगों का बड़ा इंटरेस्ट पैदा हुआ। मुझे बड़ी खुशी है, लोग ये जानना चाहते हैं कि इसके ऊपर कम से कम एक दफ़ा तो दिन में कोई ऐसा प्रोग्राम हो जिसके ऊपर बात हो। और ये होना भी चाहिए क्योंकि जिस तेज़ी से लोगों के मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं, एंजाइटी डिप्रेशन का लोग शिकार हैं। उनको पहले इस चीज़ का इदराक नहीं था, वो ये समझते थे कि हो सकता है कोई जिस्मानी बीमारी है जिसकी वजह से उनको सोचने पे फ़र्क पड़ता हो, और इसके अलावा बहुत सारे और मामलात हैं। तो मैं चाहूँगा ज़रा आज इसके ऊपर एक दफ़ा फिर गुफ्तगू हो कि ये ज़रूरी क्यों है, ये मेंटल हेल्थ की जो इम्पोर्टेंस है वो क्यों ज़रूरी है। और फिर जो क्वेश्चन है फर्दन में पूछूँगा। आज तो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया पैरानोया के हवाले से कि इसके बारे में आपकी क्या राय है, क्या इसका भी कोई इलाज है? क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है कोई वहम का इलाज नहीं होता, इसका इलाज नहीं, लेकिन हकीकत इससे थोड़ी सी मुख्तलिफ है, बल्कि काफ़ी मुख्तलिफ है। तो मैं चाहूँगा ज़रा मेंटल हेल्थ के हवाले से पहले शुरू में ज़रा बात हो जाए कि कितना इम्पोर्टेंट है कि हेल्थी लाइफस्टाइल के लिए कि आपके सोचने का तरीका भी सही हो और अगर इसके साथ कोई बीमारी है तो आपने इससे कैसे बचना है, कैसे आपने उसको केटर करना है। जी देखें, कहते हैं हेल्थ इज़ वेल्थ। एग्जैक्टली। एंड आई थिंक देयर इज़ नो फिजिकल हेल्थ विदाउट मेंटल हेल्थ। तो इसका Absolutely. मतलब है कि अगर आपकी मेंटल हेल्थ सही नहीं है तो आपकी फ़िज़िकल हेल्थ पे भी डायरेक्ट अफेक्ट आता है। एग्जांपल्स मल्टीपल हैं। मैं 28-29 साल से साइकेट्री कर रहा हूँ। Yes. ऐसे पेशेंट्स हैं जिन्होंने 10-10, 15-15 साल आइसोलेशन में गुजारे हैं, पैरानोया में गुजारे हैं, कमरे में बंद होके गुजारे हैं, पर्दे कर्टन्स ऑफ बंद करके कि कोई मेरा दुश्मन है, मुझे मार देगा, मेरे ख़िलाफ़ है। हेल्दी खानों को छोड़ के अनहेल्दी स्नैक्स और चीज़ें, वज़न बढ़ना, मोटापा, स्लीप डेप्रिवेशन, नींद का नहीं होना, एंगर इश्यूज़, एंजाइटी, सीवियर एंजाइटी, खौफ, इस तरह के इमोशंस जो होते हैं और इस तरह की नेगेटिव थॉट्स जो डिप्रेशन में ले जाती हैं, इंसान को बहुत ही डिस्ट्रेस करती है, परेशान करती है। और वो इंसान वही समझ सकता है जो उससे गुज़र रहा हो। अच्छा, देखने में वो इंसान शायद आपको नॉर्मल लगेगा, लेकिन जब उससे गुज़र रहा होता है ना, तो वो सही फ़ैसले नहीं कर सकता, सही डिसीजंस नहीं ले सकता अपने काम के हवाले से, अपने रिलेशनशिप के हवाले से, रोज़मर्रा के डिसीजंस और बाकी इवन अपनी हेल्थ के हवाले से। तो जहाँ पर हम बात करते हैं कि जैसे डायबिटीज़ हमारी बढ़ती चली आ रही है, ब्लड प्रेशर कितना ज़्यादा कॉमन होते जा रहा है, लोग जो है ना गलत तरह की लाइफस्टाइल की तरफ जा रहे हैं, इसका बहुत बड़ा जो है ज़िम्मेदारी जिसकी है मेंटल हेल्थ के रिलेशनशिप से भी है। क्योंकि जब आप स्ट्रेस में होंगे तो होता ये है कि स्ट्रेस में बहुत तरह के गलत फ़ैसले होते हैं।
तो बात मेंटल हेल्थ डे की हो रही है, और इस दफ़ा का थीम जो था वो आई थिंक इट वाज प्रायोरिटाइजिंग मेंटल हेल्थ एट वर्क प्लेस। राइट राइट। तो इट्स अ डिफरेंट टॉपिक जो कि हम इस पर बात कर सकते हैं, लेकिन आपने एक जर्नल सवाल मेंटल हेल्थ के हवाले से पूछा है, तो मैं समझता हूँ कि लोगों को अब इस वक्त बहुत ज़्यादा एजुकेशन और अवेयरनेस की ज़रूरत है। जब वो समझेंगे कि ये जो असरात होते हैं दिमाग में वो किसके नताइज क्या होते हैं, तो फिर वो इलाज के लिए आएंगे। अनफॉर्चुनेटली अभी भी जब लोग आते हैं और अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग, वो जो है ना समझते नहीं हैं। परसों मेरे पास एक पेशेंट आया था एंड आई थॉट के वो एडमिशन का केस था। रिसेप्शन पे लड़की जो है वो बहुत ही एजिटेटेड थी। एक अरोमाथेरेपी का हमने वो रखा हुआ थोड़ा सा कि खुशबू आए, उस धुएं को देख के परेशान हो रही थी, हॉस्पिटल से बाहर भागने की कोशिश कर रही थी। उसको पकड़ के फैमिली लेकर आई थी। बहुत इतनी ज़्यादा एजिटेटेड थी कि सर मार रही थी दीवार पे। जब मेरे कमरे में आई, लोगों ने पकड़ा हुआ था उसको। शी वॉज साइकोटिक बेसिकली। ठीक। अच्छा, उसकी ज़रूरत थी कि वो हॉस्पिटलाइज्ड हो, उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। वो मैंने जब उसको बात की और फैमिली को समझाया, कोशिश की, एंड में फैमिली ने कहा हमें लगता है इसके कुछ असरात भी है, लेट अस थिंक अबाउट इट, ओह वी विल यस। कम बैक। तो हो सकता है कि कुछ जादू वादू का मसला है, शायद हम घर बदल लें तो शायद ये ठीक हो जाए। तो मैंने कहा आप सोच लें, लेकिन आई एम वेरी श्योर कि शायद इसको ज़रूरत है इलाज की। एंड ऑफ द डे डिडंट कम बैक यस्टरडे, और आज मुझे नहीं पता था कि वो आएंगे कि नहीं आएंगे। लेकिन इट्स वन ऑफ द एग्जाम्पल कि लोग जो हैं वो फिर मदद लेने की जगह फिर ऐसी जगहों पे चले आते हैं जहाँ ये मामला और ख़राब हो जाते हैं। और अनफॉर्चुनेटली ये ज़्यादा मसले हमारे मुल्क में हैं, क्योंकि मैंने वेस्ट में काम किया है, दूसरे मुल्कों में काम किया है, वहाँ अवेयरनेस बेहतर है यहाँ से। वहाँ लोग समझते हैं ज़्यादा नफ्सियात के इलाज की, कि उसको लोगों की कितनी ज़रूरत है। वहाँ छोटी प्रॉब्लम के लिए भी लोग साइकाइट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। Exactly. कि छोटे कॉन्फ्लिक्ट्स, छोटी परेशानियाँ, छोटे स्ट्रेस बाद में किस तरह बड़े होके रिलेशनशिप पे, काम पे और इंसान की डे टू डे लाइफ और हेल्थ पे कितने नेगेटिव असरात डाल सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि आप सबसे पहले तो डॉक्टर से रुजू करें, और दूसरा हमारे यहाँ हमारी सोसाइटी में भी कुछ देर पहले भी ये मौजूद ज़ेर बहस था कि सबसे बड़ा जो इशू है इस वक्त वो ये है कि जब भी अगर कोई इस किस्म का पेशेंट हमारे इर्द गिर्द होता है तो ये कहा जाता है जी जनाब कि इसके ऊपर कोई और मखलूक है जो इसके ऊपर हावी हो चुकी है, या शायद वो इससे ये सब कुछ करवा रही है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। ज़्यादा बेहतर ये है कि डॉक्टर के पास आप जाएं, और ऐसे लातादाद केसेस हैं जिनके अंदर नतीजा यही निकला। और डॉक्टर साहब के पास तो बहुत सारे ऐसे केसेस आए होंगे जिनको ये कहा गया होगा, या बड़े तवील अरसे से किसी तावीज़ की शक्ल में या किसी उसमें ट्रीटमेंट दिलवाई गई होगी, और इवेंचुअली फिर वो आके यहाँ पर वो ठीक हुए होंगे। ऐसा भी यकीनन हुआ होगा। डॉक्टर साहब कितने नंबर ऑफ़ केसेस आपको तो मेरे ख्याल में याद भी नहीं होगा हमारे यहाँ, लेकिन फिर भी लोग आखिर में सबसे आखिरी ऑप्शन जो होता है, जो हमेशा कहता हूँ जो सबसे पहला ऑप्शन होना चाहिए वो सबसे आखिरी ऑप्शन होता है। ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है। इसकी अभी करंट एग्जांपल है हॉस्पिटल में, और ही इज़ पॉसिबली रेडी फॉर डिस्चार्ज इन द नेक्स्ट वीक और सो। 11 से 13 साल की हिस्ट्री, ओ लेवल से उसने पढ़ा, अच्छे बहुत इंटेलिजेंट एजुकेटेड फैमिली से, और ख़ुद अच्छा स्टूडेंट, इकोनॉमिक्स में चार्टर अकाउंटिंग कर रहा था। एंड ही एंडेड अप और बिकमिंग साइकोटिक और डिल्यूजनल होने लगा। उसके अंदर ऐसी सोच आने लगी कि लोग इसके दुश्मन हैं। वो भी आइसोलेशन में चला गया, और फैमिली ने कोशिश की कि वो एज एन आउट पेशेंट दिखाए, लेकिन वो बिल्कुल दवाइयाँ लेना नहीं चाहता था। करते करते 11 साल गुजर गए। अब जो इस पॉइंट पे उसकी तबीयत इतनी बिगड़ गई थी कि वो एग्रेसिव हो गया, नेबर्स में जाके गालियाँ देने लगता था, गुस्सा करने लगता था, और फिर उसको एस्कॉर्ट करके लेके आया गया। पहली दफ़ा उसने प्रॉपर इनपेशेंट ट्रीटमेंट लिया, और उसको तकरीबन 6 हफ्ते हो गए हैं अभी। बट उसके सारे डिल्यूजन्स और जितने ही नफ्सियात के हवाले से साइकोटिक सिम्टम्स थे, हेलुसिनेशंस वगैरह, सब ठीक हो चुके हैं। जो ठीक होना रह गया थोड़ा बहुत, वो उसकी इंसाइट है कि वो थोड़ी बेहतर हो जाए, उसको समझ में आए कि हाँ दवाइयाँ लेना उसके लिए कितना ज़रूरी है। क्योंकि मुझे अब डर ये है कि ठीक तो वो हो गया है, जाने के बाद शायद वो दवाइयाँ बंद कर दे और फिर बिगड़ जाए। और ये भी एक बड़ा इशू है कि एक हद तक आप कंट्रोल कर सकते हैं इन पेशेंट को, जब वो दाखिल होते हैं, दवाइयाँ आप खिलाते हैं, वो ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन रिलैप्सेस जो हैं, बिगड़ने का रिस्क काफ़ी हाई होता है। और ये समझाना बड़ा ज़रूरी होता है कि अगर उनको मेंटेन करनी है अपनी
इम्प्रूवमेंट को या रिकवरी को, उसके लिए दवाइयाँ लेना बाद में बहुत ज़रूरी है। यानी पोस्ट ट्रीटमेंट भी उतना ही आपको विजिलेंट रहना पड़ता है या आपको उतना ज़्यादा एक्टिव रहना पड़ेगा, ख़ासतौर पे फैमिली को, कि पेशेंट जो है वो मेडिसिन यूज़ करता रहे या जो उसको प्रिस्क्राइब जो भी उसको चीज़ें बताई गई हैं उसके ऊपर अमल करता रहे। ये भी एक बड़ा चक्कर होता है कि वो आप फ़ौरन पोस्ट ट्रीटमेंट ये समझते हैं कि नाउ इज़ 100% फाइन और वो कर दें। बहुत सारे ऐसे भी पेशेंट मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से वो डिस्चार्ज होकर जाते हैं वापस से वही ईटिंग हैबिट्स और सब कुछ वैसे ही शुरू हो जाता है। इसका बड़ा ख्याल रखना ज़रूरी होता है। डॉक्टर साहब, वो जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उसमें पैरानोया के हवाले से क्वेश्चन है कि क्या इसकी कोई ट्रीटमेंट हो सकती है, क्योंकि हमारे यहाँ तासुर ये दिया जाता है बहुत सारी बीमारियों में कि जी इसका इलाज मुमकिन नहीं है। अगर किसी के सोचने में फ़र्क है, कोई वहम का शिकार है, कोई हेलुसिनेशंस किसी को हो रहे हैं, वो ठीक है जी। और ज़्यादातर ये कहा जाता है, अक्सर मैंने देखा है कि जी ये बचपन से ऐसा है को इसको कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, शायद इसकी पर्सनालिटी में ही ऐसा कुछ है। बहुत सारे डिसऑर्डर्स होते हैं, कम उम्र से नज़र आना शुरू हो जाते हैं, लेकिन वो इतने क्रॉनिक हो जाते हैं, वो कहते हैं कि इसी के साथ बड़ा हुआ है। तो ये अनलेस कि ये हार्मफुल नहीं है किसी के लिए तो फिर बिल्कुल ठीक है। जी आप बताइए। देखिए, पैरानोया इज कैन बी पार्ट ऑफ मेनी डायग्नोसिस साइकियाट्री में, पहली बात ये है, एंड वन ऑफ द डायग्नोसिस इज स्किज़ोफ्रेनिया। जनरली अगर हम पैरानोया की बात करते हैं तो आई कैन टेल यू दैट 93% ऑफ द केसेस, सिर्फ 700 में से ऐसे पेशेंट होंगे जो ठीक शायद ना हो दवाइयों से। 93% इज़ अ बिग फिगर, अच्छी परसेंटेज है। अच्छा, वो अलग बात है कि उन 93% में से 3 मज़ीद प्रोग्नोस्टिक ग्रुप्स हैं, और उसमें कुछ ऐसे हैं जो शायद एक दफ़ा दवाई लें 6 से 9 महीने या ज़्यादा से ज़्यादा साल तक, उसके बाद उनको दवाई लेने की ज़रूरत ना पड़े कभी भी ज़िंदगी में। दूसरा ग्रुप ऐसा है जो लॉन्ग टर्म लेता है 3 से 5 साल, उसके बाद ग्रेजुअली टैपर ऑफ करके बंद करते हैं दवाइयाँ, जो थोड़ा लंबे अरसे तक की दवाई देनी पड़ती है। और एक ग्रुप ऐसा है जिसको लाइफ टाइम शायद दवाई लेने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जब वो दवाई लेते हैं तो ठीक रहते हैं, उनके चांसेस ऑफ रिलैप्स ना होने के बराबर होते हैं, और दे कैन फंक्शन रीजनेबली वेल इन सोसाइटी। वो जो काम कर रहे हैं वो करते रहते हैं। एक एग्जांपल मैं देना चाहूँगा कि व्हेन आई वाज वर्किंग इन ऑस्ट्रेलिया, मेलबर्न में मैं काम करता था इन मरूंडा हॉस्पिटल। वहाँ पर मेरे साथ एक साइकाइट्रिस्ट थी, डॉक्टर सिल्विया नाम था उनका। वो इंग्लैंड से मूव करके ऑस्ट्रेलिया आई थी। शुरू में मुझे नहीं पता था, क्योंकि कॉन्फिडेंशियलिटी की वजह से बताया नहीं गया था दूसरे कोलीग्स को, लेकिन बाद में उन्होंने खुद मुझे बताया कि मुझे साइकोसिस हो गई थी, मैं पैरानॉइड हो गई थी, एंड आई लॉस्ट माई लाइसेंस। तो फिर उनको ट्रीटमेंट दिया गया, वो बिल्कुल ठीक हो गई, एंड अंडर सुपरविजन, अंडर मेंटोरिंग फ्रॉम अदर साइकाइट्रिस्ट उन्होंने काम किया, और वो मेरे साथ ही काम करती रही। उस हॉस्पिटल में मैंने तकरीबन 4 साल काम किया, और उनको एक दफ़ा मैंने बीमार नहीं देखा। एंड शी वॉज वर्किंग एज अ साइकाइट्रिस्ट ट्रीटिंग अदर पेशेंट्स। तो एक नफ्सियात की पेशेंट ठीक होने के बाद दूसरे नफ्सियाती मरीज़ों का इलाज कर रही थी, ये बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। Exactly. तो अगर एक पेशेंट बीमार हो गया, इसका मतलब नहीं है कि वो अब किसी काम का नहीं रहा है, और यही बहुत बड़ा अलमिया है हमारी कौम का कि हम इन पेशेंट को देख के समझते हैं कि अब ये किसी काम के नहीं है। अगर एक डिप्रेस पेशेंट है, मायूस पेशेंट है, वो काम पे नहीं जा रहा है, उसका दिल नहीं लग रहा है, उसको मायूसी बहुत ज़्यादा हो रही है, उसको खुदकुशी ख्यालात आ रहे हैं, होपलेस है, बिल्कुल गिल्ट है उसको, वो ऐसी नेगेटिव थॉट्स आ रही हैं कि वो समझता है कि मैं किसी काबिल नहीं हूँ, उसका कॉन्फिडेंस बिल्कुल बॉटम पे लग गया है। और वो जब उठता है ऊपर की तरफ और डिप्रेशन से निकलता है, तो वो बिल्कुल डिफरेंट पर्सनालिटी होती है। वो फेस करता है दुनिया को, रिलेशनशिप के प्रॉब्लम्स को, काम के प्रॉब्लम्स को, अपनी पढ़ाई सही से कर सकता है, आगे निकल सकता है। लेकिन फर्स्ट थिंग इज़ कि उन पेशेंट्स को ठीक होना है और ठीक रहना है। हमारा प्रॉब्लम यह है कि पहले ठीक होने के लिए आते ही नहीं हैं, और आ भी जाएं तो ठीक रहते नहीं हैं। वो करते अपनी डॉक्टरी हैं कि हम अपनी दवाइयाँ अपनी मर्ज़ी से बंद कर देंगे। उनको मैं समझाता हूँ कि देखा, अगर आप ठीक भी हो जाते हैं, आपको आस्ते आस्ते ये कोर्स बंद करना है, विद टाइम आस्ते से दवाइयाँ कम होती हैं, और वो फिर आगे ये सोचते हैं कि शायद डॉक्टर पे पैसा खर्च करना एक पैसे का ज़िया है। और ये भी एक वो है हमारे यहाँ, हर चीज़ के ऊपर पैसा खर्च करते हैं, बट इसको वो कहते हैं कि अगर खर्च हो रहा है तो शायद इसका कोई फ़ायदा नहीं है। वेरी सैड जी। तो ऐसी एग्जांपल्स हैं, और अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग, अच्छे खासे फाइनेंशियली वेल ऑफ लोग जी हर जगह पैसा खर्च करना पसंद करते हैं, चाहे वो कपड़ों पे हो, चाहे वो डाइनिंग आउट पे हो, चाहे वो ट्रैवलिंग पे हो। एग्जैक्टली। लेकिन डॉक्टर के ऊपर खर्च करना बिल्कुल पसंद नहीं करते। नहीं करते। नोटेड।
ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है। आगे चल के ज़रा इसके ऊपर भी बात करूँगा, क्योंकि बहुत सारे जो पेशेंट्स आते हैं, अब प्रॉब्लम ये होता है कि सबसे पहला क्वेश्चन ये किया जाता है, अक्सर मैं देखता हूँ ये, कि डॉक्टर साहब कितना टाइम लगेगा हमें ठीक होने में, क्या एक सिटिंग के अंदर ये सारा मामला ठीक नहीं हो सकता? ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बड़ा मज़ा आता होगा फिर ऐसे लोगों को बताना। अब आप बताइए, आपने, अब कहते हैं आप इतने एक्सपीरियंस्ड हैं, तो वाई नॉट एक सिंगल सिटिंग के अंदर आप मसला हल कर दें। आप बताइए, आपके पास कोई ऐसा तावीज़ है जो एक सिटिंग में काम को? कल एक पेशेंट आया था जो आप मुझे कह रहे हैं एग्जैक्टली दिस इज़ व्हाट ही सेड। उसने कहा मैंने 3 दिन का दाखिला कराया था आपके पास, आप तो बहुत एक्सपीरियंस डॉक्टर हैं, ऐसा कैसे हो गया कि पेशेंट जो है ना घर जाने के बाद फिर से बिगड़ गया? अच्छा, मैंने कहा पहली बात है कि मैंने ये कभी कहा ही नहीं था कि 3 दिन का आप दाखिला कराएं। मैं कहा, किस डॉक्टर, मैंने कहा अब मुझे छोड़ दें, पाकिस्तान किसी डॉक्टर को छोड़ दें, अब अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूके में किसी भी साइकेट्रिस्ट से पूछें कि 3 दिन में कैसे नफ्सियात का इलाज हो सकता है जो महीनों या सालों से प्रॉब्लम हो। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, 3 दिन में इट्स नॉट पॉसिबल। दूसरा है कि आपको किसने कहा था 1 महीने के बाद आप डॉक्टर को दिखाने आए? क्या आप ही ने कहा था? मैंने कहा फॉलोअप जो दाखिले के बाद होता है वो होता है 1 हफ्ते के बाद नॉर्मली, 1 महीने के बाद नहीं होता। तो बात यह है कि बात आप घुमाते हैं जब पेशेंट्स और डॉक्टर को ही कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं कि आप हमें ये कहते थे या आपने कहा कि 3 दिन में मैं ठीक कर दूंगा। ऐसा नहीं है। समटाइम्स वो मिसपर्सीव करते हैं या फिर वो गलत बात करते हैं। उनको क्लियरली मैं हर पेशेंट को बताता हूँ कि इट्स अ स्लो प्रोसेस। देखिए ब्रेन केमिस्ट्री जो है, न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंस, जो चेंजेस आते हैं, इट टेक्स 3 to 6 वीक्स मिनिमम। और इससे पहले अगर कोई चेंजेस आएंगे तो या तो प्लेसिबो इफेक्ट है, साइकोलॉजिकली पेशेंट ठीक महसूस कर रहा है सिर्फ ये सोचते हुए कि मैं डॉक्टर के पास आया हूँ, या फिर सिम्टोमेटिक रिलीफ है, जैसे कि किसी पेशेंट को सीवियर बुखार हुआ हो 103 104, उसकी इन्फेक्शन की वजह से बुखार हो रहा है, लेकिन हमने हाई डोजेज ऑफ पैराडोल दे दी तो बुखार उतर गया, इन्फेक्शन अभी भी ट्रीट नहीं हुई। बिल्कुल सही है। यहाँ पे भी सेम कहानी है। अगर डिप्रेशन है और डिप्रेशन का ट्रीटमेंट हमें सही से करना है तो उसके एसोसिएटेड जो प्रॉब्लम्स है, जैसे नींद नहीं आ रही है, चिड़चिड़ापन हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, ऐसी दवाइयाँ हैं जो एंजाइटी को ठीक कर सकती हैं या नींद को बेहतर बना सकती हैं, और पहले दिन से ही नींद बेहतर हो सकती है। लेकिन नींद बेहतर होना या एंजाइटी का कम होने का मतलब ये नहीं है कि डिप्रेशन ठीक हो गया। तो वो जब सोचते हैं कि हाँ 3-4 दिन में ये हमें फ़ायदा हो गया दवाइयों से, इसका मतलब है कि नाउ वी आर बेटर, और वो कहते हैं अब हमें ज़रूरत नहीं है इलाज की और चले आते हैं वापस, तो दे आर द वन हु गेट, फिर वो बिगड़ते हैं और फिर वो पीछे की तरफ आते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो इस प्रोसेस को समझना ज़रूरी है बहुत। एग्जैक्टली कि इट इट्स अ टेक्स स्लो टाइम। प्रोसेस। बिल्कुल ठीक है, स्लो प्रोसेस है, और कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है जो ओवरनाइट आप रात को खाएं और सुबह आप बिल्कुल ठीक हो जाएं, इसमें ऐसा नहीं होता। तो ये सबसे पहले अपनी सोच को तब्दील कीजिए, और ट्रीटमेंट का एक तरीकाकार होता है। इसकी ट्रीटमेंट जो होती है वो दीगर उसके मुकाबले में जो आप ट्रीटमेंट्स करवाते हैं उससे थोड़ी सी मुख्तलिफ, बल्कि काफ़ी मुख्तलिफ होती है। क्योंकि कोई भी बीमारी होती है, हम बार बार इसके ऊपर जोर देते हैं कि उसको एक जगह पर आते हुए कोई टाइम लगता है, एक बड़ी देर से वो सिलसिला चला आ रहा होता है, और उसके बाद फिर जाकर वो जब ख़राब हो जाता है बहुत ज़्यादा। हमारे यहाँ अमूमन होता यही है कि आप गाड़ी को भी अगर देखें तो लोग चला रहे होते हैं, तो जब तक वो चल रही है वो कहते हैं ठीक है चलती रहने दो, कोई इसमें से आवाज़ आए कुछ आए, तो उसको चलाते रहते हैं, और जब वो बिल्कुल ख़राब हो जाती है तो उसके बाद वो जाते हैं। ये हमारी एक एज ए नेशन, ये हमारी एक समझ लें कि आदत है, हम उसको नहीं तब्दील कर पा रहे हैं। बहरहाल डॉक्टर साहब, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मेरे पास एक स्टूडेंट की जानिब से आया, और वो ये कि वो जब प्रैक्टिकल लाइफ में आया तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस रहता था, बहुत ज़्यादा उसको फैसले लेने में मुश्किल हो रही थी, रिलक्टेंट होता था बहुत ज़्यादा, कॉन्फिडेंस बिल्कुल उसका कोई नहीं वो हो रहा था। तो मैंने उसको जब ये सवाल किया कि इसकी वजह क्या है, तो उसने कहा कि मैं जिस स्कूल से पास आउट करके हाई स्कूल में गया, वहाँ पर एक बहुत बड़ा गैप था जिसकी वजह से मैं उसको कूप अप नहीं कर पाया, और नतीजा ये निकला कि मैं उस जगह जाते हुए कि मैं समझता था कि मुझे बुली किया जा रहा है, ये फील ऐसा होता था कि वो ज़्यादा सुपीरियर हैं, मैं थोड़ा कम हूँ, वो करते करते अब ये मैं सोचता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स में ये चीज़ डेवलप हो चुकी है। इसको क्या ओवरकम किया जा सकता है एट एनी स्टेज? और स्टूडेंट लाइफ के ऊपर ही अगर है, बहुत सारे स्टूडेंट एक वाकई ये कहा कि मुझे क्या ज़रूरत है क्योंकि मैं आइसोलेशन का शिकार हो गया हूँ, और इसकी वजह से मैं एंजाइटी और डिप्रेशन इतनी बढ़ गई है कि मैं जब स्कूल की तरफ जाता हूँ तो मैं नहीं वो कर पाता, स्टडीज़ उन्होंने अपनी क्विट कर दी। ऐसे बहुत सारे केसेस मुझे अब समझ में आया कि हैं। क्या ऐसे स्टूडेंट्स के लिए मैसेज है, उनको क्या ट्रीटमेंट हो सकती है, क्या ये भी ट्रीटेबल है, ये वो जो गैप एक है जिसको आप नहीं कम कर सकते, कैसे उसके कॉन्फिडेंस को बढ़ाया जाए, ये वो सवाल करते हैं। इस पे चाहूँगा ज़रा बात करें।
मैं गैप पे थोड़ी क्लैरिटी चाह रहा हूँ अभी, मैं मुझे ये समझ नहीं देखिए है कि वो गैप। एक वो जो जिस लेवल से वो पढ़कर आया है वो अगर हायर उस पे जाता है कि वहाँ पे और ओ लेवल्स के स्टूडेंट या अच्छी एजुकेशन जिन्होंने ली हुई अच्छे स्कूल से, वो उसकी वजह से एक गैप आ जाता है, उसको कैसे फिल कर। दैट्स अ डिफ़िकल्ट वन एक्चुअली, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि अगर एक कोई भी स्टूडेंट एक ऐसी पोजीशन से एक ऐसे स्कूल में जाए या इंस्टीट्यूट में जाए जहाँ पर वो एकेडमिक गैप बड़ा हो, और कैन बी कल्चरल गैप, कैन बी लैंग्वेज गैप, क्योंकि कई इंस्टीट्यूट्स में इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं पढ़ाई जाती जितना किसी ऐसे जी इंस्टीट्यूट में आप चले जी। गए जहाँ इंग्लिश ज़्यादा यूज़ की जाती है। किसी भी सूरत में जब चेंज आता है, और इन सेल्फ चेंज, चाहे वो घर से घर चेंज करने का हो या फिर जॉब चेंज करने का हो या एक स्कूल से दूसरे स्कूल में जाने का हो, चेंज कैन बी अ वेरी डिफ़िकल्ट टाइम। एक तो ये, और ख़ास तौर पे ये जो चेंज ऑफ स्कूल है फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी, और फ्रॉम सेकेंडरी जब आते हैं और फिर आप यूनिवर्सिटी लेवल पे आते हैं, ये जो चेंज होता है ये काफ़ी डिफ़िकल्ट टाइम होता है कई स्टूडेंट्स जी के जी। लिए। और उसको फेस करना, बेसिकली उसका तरीका जो है, एक तो ये कि मैं इंस्टीट्यूट्स को ही कहता हूँ कि क्या वो प्रिपेयर करती हैं स्टूडेंट्स को सही कि नेक्स्ट लेवल के लिए वो प्रिपेयर हैं। दूसरा ये कि अगर इतना बड़ा गैप आ रहा है फ्रॉम वन इंस्टीट्यूट टू अदर, तो क्या ये पेरेंट्स का डिसीजन है या उस स्टूडेंट का खुद का डिसीजन है कि वो इतना बड़े स्टैंडर्ड्स का डिफरेंस पे आ रहे हों। राइट। क्योंकि जिस तरह से आप कह रहे हैं वो स्टैंडर्ड का डिफरेंस भी हो सकता है और यूनिवर्सिटी का चेंज भी, तो वो कभी कभी डेट्रीमेंटल होता है फॉर स्टूडेंट जब तक उसकी खुद की ख्वाहिश ना हो। राइट। और तीसरा ये कि डेफिनेटली वो टाइम में अगर उसका कॉन्फिडेंस लूज़ हो रहा है, वो एंजाइटी का शिकार हो रहा है, डिप्रेशन में जा रहा है, उसकी परफॉर्मेंस नीचे आ रही है, तो दे नीड साइकोलॉजिकल सपोर्ट, और उससे बहुत बेहतरी आ सकती है। जैसे एक पॉइंट पे आपको याद है हमने इन्वर्टेड यू कर्व की बात की थी, या केस डॉटसन, उसमें होता है कि ज़ीरो एंजाइटी इज़ ज़ीरो परफॉर्मेंस, और जैसे जैसे एंजाइटी बढ़ती है आपकी परफॉर्मेंस बेहतर होती है। यू नीड एन ऑप्टिमल लेवल ऑफ एंजाइटी फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस, क्योंकि कुछ तो एंजाइटी आपको चाहिए आपको बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए, लेकिन अगर एंजाइटी बहुत बढ़ जाए तो एग्जैक्टली। फिर आपकी परफॉर्मेंस नीचे की तरफ आने लगती है, और बढ़ते 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 एंजाइटी इतनी बढ़ जाती है कि परफॉर्मेंस फिर ज़ीरो हो जाती है। तो बात ये होती है कि एक इंस्टीट्यूट से आप दूसरे इंस्टीट्यूट में अगर एक किसी भी स्टूडेंट को ले जा रहे हैं और वहाँ पे उसके एंजाइटी के लेवल्स इतने हाई हैं फॉर एनी रीजंस, वेदर इट्स एकेडमिक या फिर वहाँ बुलिंग हो रही है या दूसरे बच्चे कुछ कह रहे हैं उसको, या फिर उसको कुछ और चीज़ नापसंदीदा लग रही है, तो फिर वो डेफिनेटली एंजाइटी में आएगा, और एंजाइटी का मतलब है कि फिर उसकी परफॉर्मेंस नीचे की तरफ आएगी। ही नीड सपोर्ट फ्रॉम हिज पेरेंट्स, ही नीड सपोर्ट फ्रॉम हिज लव वंस, उसके टीचर्स जो यहाँ पे वो जा रहा है वहाँ पर, और फिर साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर जो उसको हेल्प कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। चलें, और भी बहुत सारी बातें डॉक्टर साहब से जो है वो जारी रखेंगे। एक ब्रेक छोटी सी लेनी है, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो और बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जिसके ऊपर हमने गुफ्तगू करनी है, आपके सवालात भी हैं, उसको प्रोग्राम का ज़रूर हिस्सा बनाएंगे। छोटी सी ब्रेक है, वापस आ रहे हैं, आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। वेलकम बैक वंस अगेन। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे, और ब्रेक पे जाने से पहले बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन जारी थी। डॉक्टर शफीक यासीन हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, और इंसानी नफ्सियात के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे थे। बहुत सारे सवालात जो है वो आ रहे हैं, और अब शुक्र है कि लोग सवाल करना जो है उन्होंने शुरू किया है, वरना ये एक ऐसा मौजू था जिसको हम कहते हैं कि शजर ममनू समझा जाता था, इसके ऊपर बात नहीं होती थी, या लोग शायद घबराते थे, या जो कुछ होता रहा है वो सबके सामने। अभी भी सूरत हाल ज़्यादा मुख्तलिफ तो नहीं है, मगर शायद हमारे प्रोग्राम करने सब लोगों को समझ में ही आना शुरू हो गया कि नफ्सियात के साथ अगर कोई मसला है तो उसको हल किया जा सकता है, और करने की यकीनन ज़रूरत भी है। और ये काम सिर्फ एक महज डॉक्टर का है जो नफ्सियात के मुतालिक जानता हो। और ये भी याद रखिए, फिर बार बार ये बात दोहराता हूँ कि हर डॉक्टर जो है वो नफ्सियात का माहिर नहीं होता। हाँ, ज़रूर नफ्सियात के ऊपर काम कर सकता है, लेकिन नफ्सियात के लिए जो डॉक्टर है वो बिल्कुल मुख्तलिफ होता है, जिसको हम माहिर नफ्सियात कहते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत सारे सवाल आते रहते हैं इसके हवाले से कि हम जो अब काम कर रहे हैं, अब ज़रा नशे के हवाले से
क्योंकि ड्रग अब्यूज़ बहुत तेज़ी से बढ़ता चला जा रहा है, और छोटी उम्र में हो। एक तो प्रॉब्लम ये है, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ आजकल कि हर शख्स किसी न किसी एडिक्शन में मुब्तला है। ये समझना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है कि आखिर क्या ऐसी वजह है। कुछ लोगों से बात की है, अभी कल भी एक साहब से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि स्टिमुलेंट लेना इसलिए ज़रूरी होता है, वर्कलोड बहुत है, नाइट शिफ्ट्स हैं, उसको हम नहीं कूप अप कर पा रहे। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया है जिसकी वजह से लेना ज़रूरी, जस्टिफिकेशन उसकी है। और कम क्वांटिटी में ले रहे हैं, ज़रूरी है। और ये क्यों ज़रूरी है? क्या इसके बगैर वर्कलोड को नहीं हैंडल किया जा सकता? क्या ये नहीं है ऐसा, ये वाक़तन उसके लिए कुछ की ज़रूरत है? वो कहते हैं कि आप कॉफ़ी भी तो पीते हैं, उसकी क्या ज़रूरत है? फिर मैं कुछ नहीं कह पाया। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं डॉक्टर साहब से इस बारे में ज़रूर बात करूँगा। अब बताइए आप, क्या इसकी जस्टिफिकेशन हो सकती है? क्या इसको समझा जाए कि ये ज़रूरी है? जी। देखिए, इसको इट्स मैल एडेप्टिव कोपिंग मैकेनिज्म बेसिकली होता ये कि ये एस्केप है, और जो भी इसको रैशनलाइज करता है या इसको समझता है कि ये लेना ठीक है, चाहे वो छोटी क्वांटिटी में हो या इस तरह का नशा हो जो कि समझता है कि सोशली एक्सेप्टेबल है, वो अपनी प्रॉब्लम्स और स्ट्रेस से भागने के लिए कर रहा है। उसको वो एसोसिएट करता है, जैसे आपने बोला कि मैं काम के स्ट्रेस में हूँ, नाइट ड्यूटी कर रहा हूँ, या फिर वो रिलेशनशिप में खुश नहीं है, या काम पे लोड ज़्यादा है, या फिर कोई भी और उसका प्रॉब्लम रहा होगा। अब स्ट्रेस इज़ अ जनरल टर्म एज वेल, लेकिन वो एक स्ट्रेस जो है वो एंजाइटी भी क्रिएट करती है और डिप्रेशन भी क्रिएट करती है। ईदर इमोशनल इश्यूज जो भी उसके अंदर टर्मोइल आ रहा है, उसको कहते हैं कि अगर मैं कुछ नशा करूँगा तो कम से कम मैं इससे निकल जाऊँगा, ये मेरे लिए एक सेल्फ मेडिकेशन है जो कि मुझे इससे निकाल देगी। होता ये कि इट्स अ स्लाइडिंग स्लोप, ये आस्ते आस्ते आपको दलदल की तरह अपनी तरफ खींचता है, और वो छोटे नशे से बड़े नशे की तरफ जाते हैं और बड़े नशे की तरफ जाते हैं। और ना सिर्फ वो नशे की टाइप्स बदल जाती हैं, बल्कि फ्रीक्वेंसी भी बदल जाती है और इंटेंसिटी भी दोनों बदलती हैं कि वो ज़्यादा तादाद में लेने लगते हैं नशे को। फिर वो अगर ज़बान से ये स्निफ कर रहे थे तो इंजेक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो ये इसका मतलब है कि वो बढ़ता जा रहा है, प्रॉब्लम कम नहीं हो रहा। तो अगर वो ये सोचते हैं कि वक्त के साथ हम इस तरह से अपने मसले को डील कर लेंगे, जो पहले छोटा था और उन्होंने ये स्टार्ट किया एक नशा, तो फिर वो बढ़ेगा। अब वो अब तो ये है कि जैसे पहले भी हमने बात की थी कि गुटखा है, मावा है, नस्वार है, इसको तो वो नशा उसमें समझते शामिल ही ही नहीं नहीं है। करते। एग्जैक्टली। चर्च को भी अब इस तरह कहने लगे हैं लोग कि भाई ये क्या जी नशा है, जी। चर्च कई मेरे दोस्त लेते हैं, उनको तो कोई पागलपन नहीं होता, या इनके ऊपर तो कोई ऐसे इफेक्ट्स नहीं आते। मसला ये है कि कुछ नशे ऐसे हैं जो हर इंसान को साइकोसिस की तरफ नहीं ले जाते। दूसरा ये कि ड्यूरेशन ऑफ नशा लेने से भी फ़र्क पड़ता है, शुरू में शायद ये इफ़ेक्ट्स ना आए, बाद में आए। जी तीसरा ये कि अगर साइकोसिस ना भी हो तो एंगर इश्यूज आ जाते हैं, वो टेम्परामेंट लूज़ करना शुरू कर देता है, गुस्सा बहुत आने लगता है, कई लोग बड़े एग्रेसिव हो जाते हैं। तो नशा डैमेज करता है, करता कभी है। छोटा, कभी बड़ा, कभी बहुत बड़ा डैमेज। और किसी तरह भी कोई भी साइकाइट्रिस्ट, कोई भी डॉक्टर या कोई भी समझदार इंसान नशे को सपोर्ट नहीं करेगा ये सोच के है कि भाई अगर एक छोटा मसला है तो आप उसको एक बड़े मसले से सॉल्व कर रहे हैं। ये यही कम है, क्वांटिटी भी उसको जस्टिफाई नहीं करती, जस्टिफाई इनमें तो नहीं। बहुत थोड़े मिकदार में वो करता है। बात ये है ना कि छोटे नशे में रहता कौन है, वो फिर जाएगा बड़े नशे की तरफ। जाएगा। इट्स हाँ, शराब को क्यों कुरान में मना कर दिया गया कि जब भी ये पहले एक्सेप्ट की गई वो यही था कि लोगों ने तो कहा हम कम क्वांटिटी में शराब पी लेंगे, लेकिन ये देखा गया कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते थे, इतनी ज़्यादा शराब पी लेते, तो फिर कम्प्लीटली मना कर दी गई, और कुरान में शराब का जिक्र है कि उसको नहीं पीना चाहिए। एग्जैक्टली। सेम अप्लाइज टू किसी भी नशा। उसकी वजह यही कि इंसान की जो एक बनावट है, उसकी पर्सनालिटी, उसकी नेचर है, वो आस्ते आस्ते करके बड़े से बड़े और मज़ीद नशे की तरफ जाती है, और फिर वो डैमेज करती है उसके डिसीजंस को, उसके इमोशंस को, उसके थॉट प्रोसेसेस को। तो डेफिनेटली इट्स अ नो नो, बिल्कुल ठीक है, एब्सोल्युटली इसकी नो। कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि आप थोड़ी मिकदार में ले रहे हैं, आपका वर्कलोड ज़्यादा है, आप चीज़ों को ठीक करने के लिए कर रहे हैं, ये इसकी जस्टिफिकेशन नहीं हो सकती। और प्लीज़
सिर्फ ये ना समझा जाए कि जो बड़े बड़े नाम हैं, मैं नाम इसलिए नहीं लेता क्योंकि हमेशा मैं ये कहता हूँ कि नाम लेना भी जो है ना एक वो है कि बहुत सारे लोग तो शायद नहीं जानते उन चीज़ों के बारे में, हम नाम ले लें तो लोग शायद उसकी तरफ चले जाएं कि कभी इससे पहले एक मॉर्फिन का तस्करा हुआ तो एक साहब ने पूछा अच्छा ये क्या चीज़ होती है, तो मैंने कहा फॉर गॉड से कि इसकी तरफ ना जाएं, ये कुछ और चीज़ है, आप इसकी तरफ वो ना करें। तो इसलिए हम थोड़ा सा रिलक्टेंट होते हैं। मेडिकल उसका एक यूज़ होता है बहरहाल, लेकिन आप उसको वो नहीं कर सकते। और अगेन जैसे छोटी छोटी चीज़ें जिसका तस्करा हो रहा है ना, मेरे डॉक्टर साहब इसके ऊपर ज़्यादा बेहतर बताएंगे। मैंने अक्सर लोगों को देखा है जो किसी बड़े उसमें मुब्तला होते हैं, ड्रग एडिक्शन में होते हैं, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि स्टार्ट कैसे हुआ था, तो पता ये चलता है कि वो छोटी छोटी चीज़ों से और एक्सपेरिमेंट करने से हुआ था कि वो जी फलाना किसी ने कहा कि ये ट्राई करके देखो, ये बड़ी अच्छी चीज़ है, तो थोड़ा सा उसको ट्राई करने के चक्कर में वो फिर हैबिट बन गई और फिर उसका नतीजा ये निकला कि आप बहुत बड़े बड़े उसकी तरफ आ गए। ऐसा ही हुआ डॉक्टर साहब के वाक़ था? बिल्कुल। ये मैंने बाहर बहुत टाइम गुजारा है, नशे की बात हो रही है तो जब मैं नया नया आइलैंड में था, यस। मैंने तकरीबन 8 साल गुजारे, लेकिन पहले 2 साल मैं भी बड़ा नाइफ था, इतना जानता नहीं था उस कल्चर को। मेरे पास पेशेंट आते थे, माएँ आती थी, कहती थी यार हम तो जब बच्चे छोटे थे वो इतने पतले दुबले थे तो उनको मोटा करने के लिए बियर पिला देते थे, ओह थोड़ी यस। बियर से वज़न बढ़ता है। मैं कहा, अच्छा बच्चों को जो है ना, माँ कहती थी उसको नज़ला ज़ुकाम हो गया, गला ख़राब हो गया, थोड़ी सी विस्की जो है ना वो, ताकि वो गर्म होती जी है तो जी 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 जी। नज़ल। मैंने कहा अच्छा, तो उनके कल्चर का हिस्सा है कि वो बचपन से, और फिर बाद में वो देखते हैं कि माँ बाप जो है ना खुद पब्स में जा रहे हैं, ऐसी जगहों पे जा रहे हैं जहाँ शराब होती है, तो फिर वो भी साथ में जाते हैं। और एग्जैक्टली। फिर वो सीखते हैं इन्वायरमेंटली भी कि जब हम माँ बाप भी ले रहे हैं, हम भी फिर जब 18 के होंगे तो यूज़ कर सकते हैं। बात यही है कि यहाँ पर भी अब कुछ कुछ ऐसा होने लगा है कि एग्जाम्पल सेट हो रही हैं। बिल्कुल। मीडिया, हम उनके अपने दोस्त, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में तो खैर माफिया घुस गया है ड्रग्स का, और वहाँ पे प्रमोट की जा रही हैं जी। ड्रग्स। और अगर कुछ दोस्त ले रहे हैं और वो कहते हैं यार इससे बड़ा मज़ा आता है, तुम आओ हमारे साथ एंजॉय करो, पार्टी करेंगे, वो करेंगे, तो वो बड़ा यंग एज होती है, वल्नरेबल एज होती है। एग्जैक्टली। उसमें एक दफ़ा आप चले जाएं और फिर आपने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया, तो दैट्स द स्टार्ट, वो बिगनिंग है आपके डिज़ास्टर का। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये बहुत ही ख़तरनाक है। तो मेरा तो यही मशवरा होता है कि आप बेहतर हैं कि कंजर्वेटिव रहें। जो पहला मसला ही है ना, उसको सॉल्व करने के लिए किसी डॉक्टर को दिखा दें, साइकोलॉजिस्ट को दिखा दें, साइकाइट्रिस्ट को दिखा दें। अगर उससे भी बात नहीं बनती तो माँ बाप से बात कर लें, किसी टीचर से बात कर लें, किसी ऐसे समझदार इंसान से बात कर लें जो आपको अच्छा मशवरा दे। एग्जैक्टली exactly. डॉक्टर से बेहतर नहीं हो सकता। और ख़ासतौर पे यंगस्टर्स को मैं ये बात कहता हूँ, ये जो प्रूफ करने के चक्कर में लगे होते हैं ना कि मैं उसको बता दूं कि मैं भी ये कर सकता हूँ, ये वाला माइंडसेट जो है ना, इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है यंगस्टर्स में ख़ास तौर पे। क्योंकि ज़्यादातर जो मैं केसेस देख रहा हूँ तो बच्चों के हाथ में मैं वेब देखता हूँ, ये देखता हूँ, वो देखता हूँ, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि इसका मकसद क्या है, तो ये कहते हैं कि वो जी हमारी क्लास में सब कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं। तो इसका मकसद ये होता है कि वो ये प्रूव करना चाहता है कि मैं भी ये कर सकता हूँ जो तुम कर रहे हो, तो उस चक्कर में वो कंपटीशन में ये सारी चीज़ें करते हैं। और प्लस ये कि बहुत ज़्यादा अब हमारे यहाँ लोगों को एडवेंचर का बड़ा शौक है। एक मैंने देखा है कि मेरे पास एक प्रोग्राम में भी एक लड़का आया, बहुत अच्छा काम कर रहा है वो रिहेबिलिटेशन के ऊपर काम कर रहा है, खुद उसने अपना एक रिहैब सेंटर बनाया। और उसकी वजह ये थी कि उसने कहा कि जब मैंने जिस चीज़ को खुद फेस किया, तो मैं जिस प्रोसेस से गुजरा हूँ, तब मैं भी ये चाहता हूँ कि लोग इससे जो है वो आएँ, तो उससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और ये मुझे जो है वो फिर उन सारी चीज़ों की तरफ जाने से रोकती है। तो उसका भी मैंने जब क्वेश्चन किया तो ये पता चला कि एडवेंचर में किया था कि जी ये करके देखते हैं। अब क्योंकि एज ऐसी होती है, समझाना बड़ा मुश्किल है। ख़ास तौर पे अभी कुछ देर पहले भी ये बात हो रही थी, जो सबसे ख़तरनाक चीज़ दुनिया में है वो ये टीन एज है, और उसी में ये सारे एडवेंचर्स की वजह से लोग आते हैं। डॉक्टर साहब क्या इनके बारे में कहेंगे? और फिर ये जो रिहैब का प्रोसेस है, लोग समझते हैं कि ये बड़ा आसान है, उसको वो करके वापस आ जाएंगे, कितने % चांसेस होते हैं? और ख़ास तौर पे अब जिस तरह के ड्रग्स यूज़ हो रहे हैं, क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, और ठीक होने के बाद भी क्या उनकी लाइफ में चेंज आता है? ज़रा कुछ बताइए, एक्सपीरियंस क्या कहता है? अगेन कल मेरे पास एक पेशेंट आया था ना, वॉज प्राउड। मैं उसके बाप से कह रहा था कि लोग ऐसे सक्सेस देख के खुशी होती है, क्योंकि वो बहुत तरह के नशे करता था। जी। उसका बाप उसको लेकर आया था और उसने पूरे 1.5-2 महीने हॉस्पिटल में गुजारे, प्रॉपर डिटॉक्स हुआ, रिहैब से गुजरा, और अभी तकरीबन 3-4 महीने हो गए हैं और एक दफ़ा उसने नशा नहीं लिया। प्लान कर रहा है, पढ़ रहा है बाहर जाने के लिए, एग्ज़ाम दे रहा है, एंड मोस्ट लाइकली 3 महीने में शायद वो मुल्क से बाहर जा सकेगा। वेरी गुड। तो दैट्स अ गुड स्टोरी के अच्छा रिज़ल्ट आया।
लेकिन बात पता क्या होती है यासिर के, उन लोगों का रिजल्ट अच्छा आता है जो खुद चाहते हैं नशा छोड़ना, विल होनी जिनके चाहिए अंदर उसके विल लिए। होती है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन होती है। एक्सट्रिंसिक प्रेशर जो आ रहा है होता है ना बाहर से, वालदेन का प्रेशर आ रहा है, फैमिली का प्रेशर आ रहा है, और फिर वो दाखिल तो हो जाते हैं अंडर प्रेशर, और वो फिर रिलैप्स बड़ा हाई होता है उनमें, क्योंकि वो अभी तक रेडी नहीं होते। और फिर वो भी केसेस जहाँ पर वो सिर्फ एडमिट ही शायद 2 हफ्ते के लिए या 3 हफ्ते के लिए हुए। क्योंकि बात ये कि पहला तो प्रोसेस है डिटॉक्स का, आपको फिजिकल विड्रॉल्स जो हैं उसको डील करना है, Right. जो तलब है नशा है उसको डील करना है। उसके बाद सेकंड लेवल है जब वो साइकोलॉजिकली प्रिपेयर्ड है, अब वो फिजिकल तलब उसकी ख़त्म हो गई है, तो फिर उसको आस्ते आस्ते मोटिवेट करना है, उसकी मोटिवेशन का लेवल चेक करना है क्या है, और फिर उसके थॉट्स को चेंज करना है। ना सिर्फ उसके थॉट्स को चेंज करना है, उसको समझाना है, साइकोलॉजिकली प्रिपेयर करना है कि जब वो जाएगा तो वो क्या क्या चीज़ें उसके इन्वायरमेंट में चेंज होनी चाहिए, उसके वो सारे दोस्त जो नशा करते हैं उनसे कम्प्लीटली उसको दूर होना है। किसी ऐसे प्रोसेस में जैसे इस केस में उसने पढ़ाई शुरू की तो कहीं काम करे या फिर वो पढ़े, ताकि वो ऑक्यूपाई हो सम पॉजिटिव एक्टिविटीज़ की तरफ, ताकि उसके पास फारिग वक्त ना हो ये सोचने का। तो और फिर रेगुलरली दिखाए, और दवाइयाँ जो कि मज़ीद तलब को कम रखती हैं और उनको इस लेवल पे लेके आती हैं कि वो बगैर नशे के रह सकें। तो ये बहुत से स्टेजेस ज़रूर हैं और ये सब पे अप्लाई होते हैं, लेकिन हर एक का रिज़ल्ट एक जैसा नहीं होता। और उसका Exactly. मेन जो मैं अभी रिपीट कर रहा हूँ, मेन डिफरेंस यही है कि वो खुद चाहते हैं छोड़ना कि नहीं चाहते। बिल्कुल ठीक है। उसके लिए पहले जो पेशेंट होता है ये खुद उसको फैसला करना होता है, और अगर ना भी करे तो ऐसी सूरत में भी ट्रीटमेंट हो सकता है, बट ज़रूरी ये है कि वो वापस ना आए। वो अक्सर ये होता है कि रिहैब से निकलने के बाद या उसको कंप्लीट करने के बाद वापस इस तरफ आ जाते हैं। लोग अक्सर ये सवाल करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। अब इसकी क्या कोई गारंटी दी जा सकती है? ये मैं डॉक्टर साहब से खुद ही पूछ लूँगा कि क्या वाक़तन ऐसा हो सकता है, क्योंकि लोग ये कहते हैं कि हमने पेशेंट को रखा जब तक वो रिहैब में था, ठीक है, वो नहीं कंज्यूम कर रहा था, उसकी वजह ये थी कि शायद उसको आइसोलेट किया गया या उसको अलग रखा गया तमाम चीज़ों से, ये वजह थी। बाद में आता है वापस उस तरफ क्यों चला जाता है, और फिर इसमें एक फैमिली की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, ये समझना भी ज़रूरी है। शायद हमारे यहाँ ये होता है कि जी रिहैब से वापस आया तो उसको फिर उसको छोड़ दिया जाता है कि वो जिससे चाहे मिल सकता है, जिससे चाहे जाकर वो बात कर सकता है। जी डॉक्टर साहब, क्या इसकी गारंटी आप दे सकते हैं? सवाल ये पैदा होता है क्योंकि वो सेंटर्स में भेजने से पहले ये क्वेश्चन जो है सबसे पहले यही क्वेश्चन होता है कि जी गारंटी दीजिए। जी लेकिन देयर इज नो गारंटी, पहली बात है, क्योंकि गारंटी तो अगर वो जाके चाहता है खुद लेना तो वो उसको कोई इस पर नज़र नहीं रखेगा, कोई इसको बांधेगा नहीं, ठीक है। तो वो इसकी कोई गारंटी नहीं है। राइट। लेकिन द लॉन्गर द ड्यूरेशन ऑफ एडमिशन इज़, द लॉन्गर, ये तो क्लियर है कि 2 वीक के एडमिशन वर्सेस 3 मंथ्स के एडमिशन में बड़ा फ़र्क है, राइट। क्योंकि उसमें वो प्रोसेस से गुजरता है, जब वो साइकोलॉजिकल प्रोसेस से गुजरता है, मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग होती है और उसमें समझ ज़्यादा आ जाती है, इंसाइट ज़्यादा आ जाती है, तो चांसेस रिलैप्स के कम हो जाते हैं। एक तो ये आप जब बता रहे थे तो आपने एक बहुत अच्छी बात अभी की, फैमिली की क्या जिम्मेदारी है, तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है यासिर, क्योंकि एक केस मेरे पास ऐसा था जिसमें अगर मैं फैमिली को लेके नहीं चलता साथ में और उसमें फैमिली में चेंजेस नहीं आते तो उसके रिलैप्स का रेट बहुत हाई था। उसका बाप, उसका भाई जिस तरह से उसको ट्रीट करते थे, उससे बिहेव करते थे, वो अपने आप को बहुत छोटा समझता था और वो समझता था कि उसको सप्रेस किया गया है, उसको उस तरह से इज़्ज़त नहीं घर में मिलती है जैसे मिलनी चाहिए, और उसको डिग्रेड करते हैं। और ठीक है, उसमें एक इशू ये भी था कि उसने नशा ले लिया था, लेकिन उसके जब मैंने इंगेज किया और बाप बहुत गुस्से वाला भी था, उसने अपने गुस्से को कंट्रोल किया, उससे बात करने का तरीका बदला, तो ऑटोमेटिकली अब वो पेशेंट, वो भी एक सक्सेस है कि वो भी आ रहा है और पिछले 4-5 महीने से आ रहा है। उसकी फैमिली में काफ़ी चेंजेस आई। फादर को मैं उसको लेके चला साथ में, उसको समझाया, उसकी काउंसलिंग की, और फैमिली में भी ये सेंस होनी चाहिए कि क्योंकि देखिए ओरिजिन ऑफ द प्रॉब्लम मेक्स अ डिफरेंस, कि आपके रूट कॉज क्या है। उसकी रूट कॉज ये थी कि पहली दफ़ा उसने जब नशा शुरू किया तो उससे पहले वो फ्रस्ट्रेटेड था अपनी फैमिली से, और उसकी फ्रस्ट्रेशन जो थी उसी वजह से उसने नशा शुरू किया था। अब अगर वो उसी फैमिली एनवायरनमेंट में वापस जाता और फिर उसकी फ्रस्ट्रेशन कंटिन्यू रहती तो फिर वो नशे की तरफ उसको जाना था।
तो बात यह है कि कई दफ़ा आपको रूट कॉज पे पहुंचना होता है कि जब इसने नशा शुरू किया किसी पर्सन ने, तो पहली दफ़ा नशा लेने की वजह क्या बनी, किस बात से वो नाखुश था। कई दफ़ा एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जो लोगों को पुश करते हैं इस डायरेक्शन में कि वो नशे की तरफ जाए। बिल्कुल। हर दफ़ा कसूर उस इंसान का नहीं होता जो नशा ले रहा है। हाँ, उसकी ज़िम्मेदारी भी होती है कि वो सही डिसीजंस ले, लेकिन टीन एज बड़ी वल्नरेबल एज होती है। उसमें उनको समझना, उनको किस तरह से डील करना है, ये बड़ा ये बहुत ज़रूरी है। और आजकल पेरेंट्स के पास अनफॉर्चुनेटली इतना टाइम नहीं है कि बच्चों को वो टाइम दें और उनको समझने की कोशिश करें। एग्जैक्टली। सिर्फ चीज़ें दे देना, टैबलेट दे देना, टेलीविज़न दे देना, मटेरियलिस्टिक चीज़ें दे देना, जो है ना वो मसले का हल नहीं एक होती। और भी तरीका इलाज है, आई टेल यू, आपके इल्म में हो शायद, कि वो उस दिन भी मैंने सुना था कि इसकी शादी कर दी जाए, ये मामला जो है वो हल हो जाएगा। शादी तो हर चीज़ का है सोल्यूशन है जी। वाकई हर चीज़ का सोल्यूशन है। मुझे तो यही बताया जाता है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम है, मैं सारी ज़िंदगी ये सुनता आया हूँ कि हर प्रॉब्लम का इलाज जो है ना वो शादी है। अगर वो कर दिया जाए, आपकी नफ्सियात के साथ मसला है, कोई भी आपके साथ प्रॉब्लम है, तो ये कर दिया जाए। मैं डॉक्टर साहब से एक और इसके ऊपर प्रोग्राम कर लूँगा, मैं खुद कन्विंस करने की, ये मुझे कन्विंस करेंगे कि शायद इससे मसला हल हो जाए। बहुत सारे लोग लगे हुए हैं बहरहाल, लेकिन मैं अभी तक नहीं हो पा रहा, तो मुझे भी शायद ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो वो डॉक्टर साहब के ऊपर ड्यू है, तो इंशाल्लाह इसके ऊपर काम करते हैं। मैं ज़रा समझने की कोशिश कर लूँ, इसको फिगर आउट करूँगा, तो फिर मैं इसके ऊपर बेहतर तौर पे बात कर यहाँ सकूँ। मसला ये है यासर कि साइकाइट्रिस्ट रेडी है, पेशेंट रेडी नहीं हो रहा। ठीक है जी। चलें, प्रोग्राम का वक्त क्योंकि ख़त्म हो गया और कहा जा रहा है कि जी हमें क्विक वाइंड अप करना पड़ेगा। मैं डॉक्टर साहब का बड़ा शुक्रगुजार हूँ, थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर साहब वंस अगेन कि आप हमारे साथ यहाँ पे मौजूद रहे। और जनाब इजाज़त आपसे लेनी होगी, नेक्स्ट टाइम मुलाकात होगी। मोहम्मद यासिर और हमारी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह के बाद।